हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपको सभी को पता है 11th की केमिस्ट्री इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो आपके फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप नेट जी या किसी और इस तरीके से साइंस से रिलेटेड उसमें काम करते हैं सब्जेक्ट में, तो आपको केमिस्ट्री के कुछ सब्जेक्ट्स या केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ती है। इसी चीज़ को देखते हुए आज आपके लिए जो मैं लेकर आया हूँ, सबसे पहला चैप्टर वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर 1 है ये। कौन सा है? चैप्टर 1। इस चैप्टर 1 का नाम क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जो ये पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें आपको बेसिकली ये देखने को मिलता है कि केमिस्ट्री में क्या बेसिक सी टर्म्स है, क्या स्टार्टिंग के टर्म्स है, जिनसे आप ये समझ सके कि केमिस्ट्री क्यों इसेंशियल है हमारे लिए और क्या फर्दर उसका स्कोप हो सकता है हमारे लाइफ के अंदर। इन चीज़ों से स्टार्ट की जाती है केमिस्ट्री को। अगर केमिस्ट्री में हम एक और थोड़ी सी बात, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तब हमें देखने को ये मिलता है। सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि प्रीवियस ईयर में, यानी कि जो हमने लास्ट ईयर अभी कंप्लीट किया अपना 10th, उस 10th ईयर में जब हम किया था, हमने केमिस्ट्री पढ़ी थी, तब वहाँ हमने साइंस पढ़ा था। साइंस में तीनों चीज़ें एक साथ थी, लेकिन यहाँ जब 11th में आ जाते हैं तब आपको अलग अलग से स्ट्रीम मिल जाती है। मतलब एक केमिस्ट्री अलग से सब्जेक्ट, बायो अलग से, मैथ्स अलग से, फिजिक्स अलग से उसमें। इसीलिए आपको पहले कुछ बेसिक सी बात समझनी होगी। आपने वहाँ पर समझा था कि आप ये समझा था नेचर ऑफ मैटर। क्या समझा था? नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर क्या होता है। हमने ये बात समझी थी कि कोई भी चीज़ जो वॉल्यूम रखती है या वॉल्यूम रखती है, कोई भी चीज़ जो वॉल्यूम रखती है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वॉल्यूम और स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसी को हम क्या कह देते हैं? उसी को हम कहते हैं मैटर। ठीक है। एनीथिंग विच हैव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम। कोई भी एक ऐसी चीज़, वॉल्यूम कह लीजिए या मास कह लीजिए, बेटर वॉल्यूम से बेटर रहेगा आप मास बोले तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो आपने यहाँ पर ये कहा कोई भी चीज़ जो मास रखती है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उस चीज़ को हम मैटर की कैटेगरी में रखते हैं। जनरली हम इसको डिवाइड करते हैं, जनरली इस मैटर को, जो ये मैटर है, इसको हम डिवाइड करके चलते हैं 3 हिस्सों में। कौन से? इसके 3 फिजिकल स्टेट्स में हम मानकर चलते हैं। कौन कौन सी मानकर चलते हैं? पहली हमने मान ली सॉलिड स्टेट। दूसरी हमने मान ली कौन सी? लिक्विड स्टेट। और दोस्त मेरे थर्ड हमने मान ली गैसियस स्टेट। ठीक है। तो हमने कहा कि मैटर की 3 स्टेट होती है, एक कहलाती है सॉलिड, दूसरी कहलाती है लिक्विड और थर्ड कहलाती है गैस। वैसे हमने और भी स्टेट्स के बारे में पढ़ा था कि इसकी और भी स्टेट्स होती है, बट नाउ इस टाइम पर हम बस डिस्कस करेंगे किस चीज़ को लेकर? केवल इसके 3 स्टेट पर डिस्कस करेंगे। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट पर बात करेंगे। अगर इन तीनों स्टेट पर बात करते हैं तो हमें ये बात पता चलती है यहाँ से कि एक बात और हमने वहाँ बेसिक में समझी थी। ये प्रीवियस ही बात है, कोई नई बात नहीं अभी स्टार्ट की हमने, ये प्रीवियस बात है। हमने देखा था कि अगर कोई भी सब्सटेंस है, अगर कोई भी, मान लो ये कोई सब्सटेंस है, अगर कोई भी सब्सटेंस है तो उसके अंदर छोटे छोटे से टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। इस तरीके से हमने ये बात समझी थी वहाँ पर कि इसमें कुछ छोटे छोटे से टाइनी पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, छोटे छोटे से पार्टिकल से होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कोई भी सब्सटेंस अर्थ पर कुछ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। वैसे तो हमने देखा था कि इन्हीं टाइनी पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? इन्हीं टाइनी पार्टिकल्स को आप एटम कहते हैं, इन्हीं एटम के नाम से जानते हैं। तो अब अगर हम इन फिजिकल स्टेट्स को, ये जो 3 फिजिकल स्टेट्स है, इस टेनी पार्टिकल्स के आधार पर, यानी कि किसी भी मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के आधार पर एक्सप्लेन करें, तो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हर एक स्टेट को? हमने देखा कि एक जो पार्टिकल है, ये मान लो पार्टिकल P1 है और ये दूसरा पार्टिकल जो है वो P2 है। इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। जब 2 पार्टिकल एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो इसको आप कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है। इसके बीच में एक पार्टिकल फोर्स लगेगा। जो ये फोर्स है ये इन दोनों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है।
अगर ये इंटरमॉलिकुलर फोर्स ज़्यादा हो जाए, कितना ज़्यादा हो जाए कि ये दोनों के दोनों बिल्कुल नज़दीक आ जाए, इतने क्लोज आ जाए, ठीक है। अगर ये टिनी पार्टिकल्स ऐसे हो जाए, ये इनके बीच में लगने वाला फोर्स इतना क्लोज हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए कि ये बिल्कुल नज़दीक आ जाए, अगर ऐसा हो तो आप कहेंगे कि वो स्टेट क्या बन जाएगी, सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर क्या होगा, हैव हाईली इंटर मॉलिकुलर फोर्स, ठीक है। तो इसमें हाईली इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है, जबकि अगर इसी कंपेयर में हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप कहेंगे लो इंटरमॉलिकुलर फोर्स एज कंपेयर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, यानी कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स है उनके कंपेयर में लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कम इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है। चलिए अब अगर बात करें गैसेस स्टेट की, तो आप कहेंगे गैसेस स्टेट में हैव नो इंटरमॉलिकुलर फोर्स, इंटरमॉलिकुलर, आई होप सो यहाँ तक दिख रहा होगा, हैव नो इंटरमॉलिकुलर फोर्स एज कंपेयर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड स्टेट, ठीक है। जो सॉलिड और लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं उनके कंपेयर में गैस के पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी आप नहीं के बराबर कह सकते हैं कि उनके पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल नहीं के बराबर होता है इंटरमॉलिकुलर फोर्स। और यही कारण है कि गैस के पार्टिकल्स जैसे ही जिस कंटेनर के अंदर भरे होते हैं उससे निकलते हैं तो वो रैंडम फैल जाते हैं, और रैंडम फैलने की वजह से बड़ी तेज़ी से स्प्रेड हो जाते हैं आसपास के एरिया में। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से बात को समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा, जैसे हम ड्यू लगाते हैं, परफ्यूम लगाया हमने, उसमें लगाने के बाद क्या हमने स्प्रे किया, स्प्रे करते के साथ ही अगर आप इस रूम में स्प्रे कर रहे हैं तो आपको आसपास के कॉरिडोर में या आसपास के रूम में भी उसकी स्मेल चली जाती है। इससे क्या होता है, इससे ये है कि जब गैस के पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं तो गैस के पार्टिकल बाहर निकलते के साथ ही क्या करेंगे, वो चारों ओर स्प्रेड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो ये है ना, ये नहीं के बराबर होता है। नहीं के बराबर क्या, नहीं होता है, ठीक। लेकिन जब आप बड़े लेवल पर थोड़ा सा इन बातों को समझेंगे, स्टेट्स को समझेंगे, तब ये बात जानेंगे कि हाँ कुछ होता है लेकिन इन दोनों से बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आप इन्हें फ्री भी कह सकते हो कि ये फ्री होते हैं। अब अगर हम देखें मूवमेंट्स देखें इस फोर की वजह से, तो इनमें क्या है, हैव नो मूवमेंट, नो फ्री मूवमेंट, इनमें कोई भी फ्री मूवमेंट नहीं है। फ्री मूवमेंट कहने का मतलब ये है, जैसे इस कंटेनर के अंदर, जैसे ये एक सब्सटेंस था, इसमें अगर ये पार्टिकल सभी के सभी इतने क्लोज हो जाए कि इनके पास कुछ स्पेस ही नहीं बचा। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, देखो कैसे बात समझेंगे। ये यहाँ से बात रफ कर देते हैं थोड़ी सी, ताकि बात आपको समझ में आ जाए। देखो जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक स्टेट है भाई, इसमें हमने एक पार्टिकल ये रखा, एक ये ऐसे करके हमने इसमें पार्टिकल्स को अरेंज कर दिया, ठीक है। लो जी, ये पार्टिकल्स अरेंज हो गए। अच्छा, एक कंटेनर हमने ये रखा, इसमें कहा एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ। एक हमने इस तरफ इसी तरीके से अरेंज किया, हमने एक इस तरफ अरेंज किया इस तरीके से कि ये एक कंटेनर है, इसमें एक पार्टिकल ये रहा, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो यहाँ आप एग्जाम्पल से समझो, अगर मैं इसमें देखूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसमें 12 मैंने पार्टिकल्स को रखे, 12 छोटे छोटे पार्टिकल्स रखे, और हमने देखा कि हर एक पार्टिकल के बीच में गैप नहीं है। जब पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं है तो गैप ना होने की वजह से क्या होगा कि इन पार्टिकल्स में मूवमेंट करने के लिए कुछ स्पेस नहीं बचेगा, मूवमेंट करने के लिए स्पेस नहीं बचेगा। अगर मूवमेंट करने के लिए स्पेस नहीं बचेगा तो ये इंटरमॉलिकुलर फोर्स की वजह से तो ज़्यादा हो रहा है, जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है। अगर पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 की मैं बात करूं तो पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के बीच में फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा क्लोज है। क्या है? ज़्यादा क्लोज।
और ज़्यादा क्लोज होने की वजह से इनके बीच में कोई भी फ्री मूवमेंट नहीं है। जैसे कि आप मान के चलो आप बिल्कुल ऐसे सट कर खड़े हैं, ना आप इधर हो सकते ना आप इधर हो सकते, तो ये जो बात होगी ये बताती है बात कि उनके बीच में कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा, फ्री नहीं है बिल्कुल भी स्पेस उनके बीच में। यहाँ बात करें इनके बीच में हैव सम फ्री स्पेस फॉर देयर मूवमेंट, मतलब इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है मूवमेंट करने के लिए। तो ये किस स्टेट का एग्जांपल हो जाएगा, ये सॉलिड स्टेट का एग्जांपल हो जाएगा जो आपने ये बात देखी फिगर 1, ये है फिगर 1। अच्छा जी, अगर बात करें ये वाला, इसमें देखो 1 2 3 4 और 5, यहाँ आप देखें तो हर एक पार्टिकल के बीच में कुछ थोड़ा सा स्पेस है। जैसे ये देखो इसके बीच में ये स्पेस रहा, इन दोनों के बीच में यहाँ ये स्पेस है, ये रहा, इस तरीके से यहाँ ये स्पेस है, ये रहा। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हर एक पार्टिकल के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस है। इस थोड़े बहुत स्पेस की वजह से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मूवमेंट कर सकते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स तो है इनके बीच में, लेकिन इनके बीच में जो फोर्स है वो थोड़ा सा कम है, किसके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में, जिसकी वजह से इनके पार्टिकल्स के बीच में मिल जाता है थोड़ा सा स्पेस। और पार्टिकल्स के बीच में ये थोड़ा सा स्पेस होने की वजह से क्या बन जाएगी ये स्टेट बन जाएगी लिक्विड स्टेट। कैसी बन जाएगी, ये बन जाएगी लिक्विड स्टेट। उम्मीद है मेरी बात ये समझ में आ गई होगी। चलो जी, अगर मैं देखूं तो ये पार्टिकल है 1, ये पार्टिकल है 2, ये पार्टिकल 3, ये पार्टिकल 4 और ये हो गया पार्टिकल 5। अब देखो आप इसमें थोड़ा सा बात आप इन फिगर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या है, इन पार्टिकल्स के बीच में तो स्पेस था ही नहीं, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है और इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है। देखो कितना ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस बात से, इस छोटे से एग्जाम्पल से आप फिगर आउट कर सकते हैं बात को कि इनके बीच में इतना ज़्यादा स्पेस होने की वजह से हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर लगने वाला जो फोर्स है, कौन सा फोर्स, ये वाला फोर्स, कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो यहाँ पर ये लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये कैसा है, ये नहीं के बराबर है, बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। और इसी वजह से ये पार्टिकल्स फ्री होते हैं मूवमेंट करने के लिए और इनके पास क्या होता है, हैव हायर स्पेस, हैव हायर फ्री स्पेस फॉर देयर मूवमेंट। ठीक है, अपनी इस मूवमेंट करने के लिए इनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। ये स्पेशल बात होती है गैसेस स्टेट के पार्टिकल्स में। तो ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी गैसेस स्टेट। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों स्टेट बात समझ में आ गई होगी कि क्या होती है ये, क्या नहीं होती, किस तरीके से हम बात करें, किस तरीके से नहीं। ये तीनों एग्जाम्पल फिजिकल स्टेट आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा और आगे की ओर अगर हम बढ़े तो अब हम देखते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ स्टेट, यानी कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट में बदलना कैसा है कैसा नहीं। या आप पहले इसको और थोड़ा सा अच्छे लेवल पर और एक और लेवल पर हम बात करते हैं। पहले इंटरचेंजिंग ऑफ स्टेट ही समझो। चलो इसे हम रफ कर देते हैं, थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। क्या है इंटरचेंजिंग ऑफ स्टेट्स का मतलब, किस तरीके से क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि ये बात 11th क्लास की न होकर 10th क्लास की थी, इसलिए ज़्यादा डिटेल में न समझाकर मैं आपको बस चेंजिंग बता देता हूँ क्या है क्या नहीं। और फिर हम बात करेंगे किस बात पर, जो 11th में प्रोसेस स्टार्ट होता है उस पर बात करेंगे। चलो तो सबसे पहले बात ये कर लेते हैं, हम बात समझने जा रहे हैं इंटरचेंजिंग ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। किसी भी मैटर के जो स्टेट चेंज होती है उसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि किस तरीके से होगी किस तरीके से नहीं। हमने देखा ये सॉलिड स्टेट है भाई, ठीक है। सॉलिड स्टेट को जब आप मेल्ट करोगे तो मेल्ट करने के बाद देखो, पहले इससे पहले ये बात समझो, कोई भी स्टेट यानी कि जो भी स्टेट चेंज होगी, चेंज वो डिपेंड किस पर करती है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड
प्रेशर। ठीक है, कोई भी स्टेट किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करती है कि वो टेम्परेचर और प्रेशर के बिहाफ पर किस तरीके से बदलेगी, किस में और किस में नहीं बदलेगी। कैसे? अगर आप ये कहें कि सॉलिड स्टेट है, आपने कहा कि सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट को आपने टेम्परेचर प्रोवाइड कराया, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो मेरे दोस्त वो बदल जाएगी लिक्विड स्टेट के अंदर। तो यहाँ पर आपने क्या दिया? टेम्परेचर। और कैसे बढ़ाया? टेम्परेचर इंक्रीज किया, आपने टेम्परेचर को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, तो यही जो लिक्विड है ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा गैस के अंदर। यही लिक्विड किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। तो पहली बात हमें मिली कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलने का प्रोसेस क्या हुआ? यदि आपने किसी सॉलिड स्टेट को टेम्परेचर दिया, हर एक सॉलिड का एक अपना स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पर वो अपनी स्टेट को बदलता है। इसको आप मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं। जब यहाँ से यहाँ बदलेंगे इसको वेपराइजिंग पॉइंट बोल सकते हैं कि वो वेपराइज हो गया है, लिक्विड से यहाँ पर वेपर हो रहा है, वो वेपर में बदल रहा है, गैस में बदल रहा है। दूसरा, जब आप इन स्टेट को रिवर्स लेकर चलते हैं, मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ, तो एक एक स्टेप में किस तरीके से बातें होती है? तो एक एक स्टेप में ये होगी, आपने गैस से ये किया तो टेम्परेचर को तो कम करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा ताकि पार्टिकल्स जो है वो फ्रीज हो जाए, और इसको आप कूलिंग कहेंगे। तो आप यहाँ कूल करेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। दूसरा, जब आप लिक्विड से सॉलिड पर आएंगे तब भी कूल करेंगे और ये यहाँ पर फ्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। समझ गए? इसे आपने यहाँ ठंडा किया तो इसे टेम्परेचर कम करने के बाद प्रेशर इंक्रीज़ किया। ये भी लिख लो कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। टेम्परेचर कम, प्रेशर ज़्यादा। ठीक है, तो पहले वाले में प्रेशर कम, टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ पर प्रेशर कम, टेम्परेचर ज़्यादा। यहाँ पर आपने क्या किया? प्रेशर ज़्यादा, टेम्परेचर कम, प्रेशर ज़्यादा, टेम्परेचर कम। एक और होता है जब कोई चीज़ सॉलिड से सीधा गैस में बदलती है, इसे सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, इसे आप सब्लिमेशन कहते हैं। ये किसका एग्जाम्पल? जैसे आपने देखा होगा कपूर, कैम्फर जो होता है वो सीधा सॉलिड से किस में बदलता है? गैस में बदलता है, लिक्विड स्टेट उसकी होती नहीं है। ये तो था इंटरचेंजिंग ऑफ स्टेट। क्या था ये? इंटरचेंजिंग ऑफ स्टेट। अब हम इसके दूसरे अपग्रेड लेवल की बात करते हैं। दूसरे अपग्रेड लेवल की बात करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ तक तो बातें यार हमने 10th में पढ़ी थी, ठीक है। अब थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल की या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, अच्छा ये जितनी भी बातें आपने देखी, चलो एक बार थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ बातों को। इस बातों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किन चीज़ों पर हम बात करना चाह रहे हैं। अब आगे चलकर देखो, हमने कहा किसी भी मैटर को आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं दो प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। एक का नाम है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, एक का नाम है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, और दूसरा लेवल जो है उसका वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। जब आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इसको एक्सप्लेन किया मैटर को, तो आपको पता चला इसकी 3 स्टेट्स के बारे में आपने डिफाइन किया। जैसे एक आपने बोल दी सॉलिड, दूसरी आपने बोली लिक्विड, ठीक है मेरे साथी, और थर्ड आपने बोल दी गैस। ये 3 स्टेट्स आपने यहाँ पर एक्सप्लेन की। जब हमने मैटर की फिजिकल स्टेट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दी आपको, तो आपने ये 3 चीज़ें बताई। जब हम बात करते हैं किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तब आप यहाँ से इसे डिफ़ाइन करते हो, किसमें? एक डिफ़ाइन करते हो प्योर सब्सटेंस, किस बात में बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। दूसरा क्या बोलेंगे? इम्प्योर सब्सटेंस, या आप कह देते हैं इस बात को मिक्सचर। ठीक है, जब हम उनकी कंपोजिशन के आधार पर या उनके माइक्रोस्कोपिक लेवल के आधार पर डिफाइन करते हैं मैटर को, तो आप इसे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट कहलाता है मेरे दोस्त प्योर सब्सटेंस, और एक कहलाता है इम्प्योर कह लीजिए या मिक्सचर कह लीजिए। अब फर्दर ये प्योर और ये मिक्सचर भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। कैसे? चलो ये मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपने नोट कर ली होगी, यहीं लिख देता हूँ। प्योर सब्सटेंस को 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से में? एक कहलाता है एलिमेंट, एक कहलाता है एलिमेंट, और दूसरा कहलाता है कंपाउंड। ठीक है, एक कहलाता है एलिमेंट और एक कहलाता है कंपाउंड।
तो हमने प्योर सब्सटेंस को दो और हिस्सों में फर्दर डिवाइड कर दिया, एलिमेंट और कंपाउंड में। मिक्सचर को हमने दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कौन से में? एक कहलाया हेट्रोजीनियस मिक्सचर और एक हो जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। ये दो लेवल हो गए। अब ये बात तो हम समझ चुके हैं, अब हमें किन बातों पर फोकस करना है, किन बातों पर प्रकाश डालना है? इन बातों के आधार पर अब हमें ये चार बातें और समझनी है और इन चार बातों को हम अपनी अलग वीडियो में कंप्लीट करेंगे, अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे कि क्या है ये एलिमेंट, क्या है कंपाउंड, क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्या है होमोजीनियस मिक्सचर। ये चार बातें हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप अपने इस चैनल पर बने रहें और अपना प्यार दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।